नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। बहुत सी घटनाक्रम हो रहे हैं और बहुत तेजी से हो रहे हैं। देश के 3 पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव हुए। उस चुनाव का में बीजेपी का कहना है कि उसकी बहुत बड़ी जीत हुई और जिसका एक बड़ा विजयोत्सव दिल्ली में मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया। इन सबके बीच में कुछ बाई इलेक्शन भी हुए और वो बाई इलेक्शन में कांग्रेस इसलिए खुश है कि उसने वेस्ट बंगाल में एक ऐसी सीट जो बहुत दिनों से कांग्रेस के पास नहीं थी, कई दशकों से, वो उसने टीएमसी से झटकी। दूसरा, वो इसलिए खुश है कि उसने पूना में एक ट्रेडिशनल बीजेपी की सीट पे जीत हासिल की। इन सबके बीच प्रोफेसर साहब, जो पहला एक आपका कि पूर्वोत्तर के चुनाव पे एक छोटी सी टिप्पणी और ये जो बाई इलेक्शन है इस पे टिप्पणी, फिर हम लोग बाकी घटनाक्रम, बहुत सी चीजें और हुई हैं, उस पर बात करेंगे। जी आनंद जी, पूर्वोत्तर के चुनाव मेरी निगाह में बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इसलिए नहीं कि वहां केवल 25 लोकसभा की सीटें आती हैं, इसलिए हम उनकी अहमियत को कम माने। अगर आप देश की राजनीति के ऊपर निगाह डालेंगे तो आप पाएंगे कि पूर्वोत्तर के चुनावों के कुछ राष्ट्रीय मतलब भी हैं जिनके ऊपर हमें निगाह डालनी चाहिए। पहला मतलब तो यह है कि त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठजोड़ पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अगर त्रिपुरा के अंदर मार्क्सवादी कांग्रेस का और सीपीएम का गठजोड़ फ्लॉप हो गया है, इसका सीधा मतलब है कि अब लोकसभा में दोबारा गठजोड़ नहीं होगा। तो कांग्रेस द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर गठजोड़ करने की जो रणनीति है, उस रणनीति को सबसे पहले त्रिपुरा में एक झटका प्राप्त लगा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई थोड़ी सी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। तो अगर हम चाहें तो इस बात पर ज्यादा जोर दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई या उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिपुरा जैसी जगह में, जो कि भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत प्रभाव क्षेत्र नहीं है, वहां पर ये पार्टी दोबारा चुनाव जीतती है, लगातार दूसरा चुनाव जीतती है, इसको रेखांकित करना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उस वक्त त्रिपुरा में भाजपा का वोट 1.5% से भी कम था। उसकी विधानसभा में कोई भी सीट नहीं थी, लेकिन उसने जिस लचीले ढंग से पूरे उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में जिस तरह से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया है, और न केवल बढ़ाया है बल्कि उसको कायम रखा है, ये अपने आप में एक बहुत ही भारतीय राजनीति की एक उल्लेखनीय घटना है। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की राजनीति है, गोरक्षा का सवाल है, उसके अंदर हिंदू बनाम मुस्लिम है, तो उसमें त्रिपुरा को छोड़ के बाकी जगहों पर हिंदू बनाम मुस्लिम चलता है, न गोरक्षा चलता है। यहाँ तक कि गोरक्षा तो उल्टा पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को। जी। दूसरे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य जो हैं, ऐसे मेघालय है, नागालैंड है, वो ईसाई प्रधान राज्य है, लेकिन भाजपा ने काफी लचीलापन दिखाया है। उन्होंने नागालैंड में और मेघालय में 95% से ज्यादा ईसाई उम्मीदवार खड़े किए, और चर्च के विरोध के बावजूद, चर्च ने विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, उसके खिलाफ क्रिसमस के मौके पर चर्च के जो बड़े पादरी होते हैं, उन्होंने भाजपा के खिलाफ वक्तव्य दिया और लोगों से अपील की कि वो इस तरह की सांप्रदायिक ताकतों को पराजित करने के लिए वोट करें। लेकिन आप फिर भी देखिए, आमतौर पर भाजपा का प्रदर्शन गिरा नहीं, उतना ही रहा। जैसे मेघालय में भाजपा ने अपने पुराने सहयोगी के साथ नाता तोड़ लिया था, लेकिन भाजपा की 2 सीटें जो थी, वो 2 सीटें कायम रही। ये बात दूसरी है कि भाजपा 60 सीटों पे लड़ी, कामयाब नहीं हो पाई, केवल 2 सीटों पे जीती, और उस पार्टी के साथ अब गठजोड़ में भाजपा को जाना पड़ रहा है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाकर उसने चुनावी मुहिम चलाई थी। नागालैंड में भी भाजपा जूनियर पार्टनर है, काफी जूनियर पार्टनर है। केवल त्रिपुरा का चुनाव ऐसा है जहां पर उसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, और अब वो अपना मुख्यमंत्री वहां बनाएगी। और त्रिपुरा में एक और बात रेखांकित करने की जरूरत है कि कांग्रेस से अलग हुई शक्ति, जो कि प्रद्योत वर्मन है, जो त्रिपुरा मोथा के नेता हैं, जो आदिवासियों की, त्रिपुरा के मूलवासियों की पार्टी, आदिवासी कहना ठीक नहीं है, त्रिपुरा के मूलवासियों की पार्टी है, वो है प्रमुख विपक्षी दल। कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी मिलकर भी प्रमुख विपक्षी दल नहीं बन पाए, और वो कांग्रेस के ही हैं।
वो कांग्रेस के ही निकले हैं, टीवी पे साफ तौर पे कहते हैं कि भाई मेरी पार्टी तो कांग्रेस ही है, मैं तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के ही अंदर गुजारा है, अगर कांग्रेस में हमारी इज्जत होती तो हम कांग्रेस छोड़ के क्यों आते। तो फिर ये फिर भी कांग्रेस को दोबारा फिर सोचना चाहिए कि आखिरकार उसको करना क्या है। भाई भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर ही रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जो नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें थी उसमें शायद 17-18 जीत ली थी। इस बार मुझे लगता है कि लोकसभा में वो 17-18 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी वहां पर। जी जी जी। तो मैं एक तो बाय इलेक्शन पे भी एक टिप्पणी कर देते। मैं एक दर्शकों को एक छोटी सी चीज और बता दूं। कभी कभी डिबेट में ये होता है कि छोटे राज्य हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि जब 2024 में जैसा बीजेपी प्लान कर रही है, अगर वो वापस आती है और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अमेंडमेंट्स आप करते हैं तो आपको केवल मेजॉरिटी लोकसभा राज्यसभा में नहीं चाहिए, आपको उसको विधानसभाओं से भी पास कराना होता है। वो आधा से ऊपर विधानसभाएं आपके साथ हो, तो उस समय इसकी अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है कि वो चाहे उत्तर प्रदेश की वो हो और चाहे वो नागालैंड की विधानसभा हो, बात दोनों की फिर बराबर होती है। तो इस लिहाज से लॉन्ग टर्म अगर आप देखिए तो वो विधानसभा पे वर्चस्व कायम रखने के लिए अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो उसकी अहमियत है। मैं थोड़ा एक जो एक दो अमेंडमेंट हुए अरे माफ कीजिएगा, जो एक दो कांग्रेस की विक्ट्री हुई है वेस्ट बंगाल और पूना में, जिसमें लोग कह रहे हैं कांग्रेस को भी कुछ आंसू पोंछने के लिए कुछ मिल गया है, उस पे बात वही है। देखिए आनंद जी, बात वही है कि आपको आंसू पोंछने के लिए मिल गया है। एक जमाना था जब 60 के दशक में कुछ उपचुनाव हुए थे, जिसमें एक में डॉक्टर लोहिया जीते थे, एक में दीनदयाल उपाध्याय हार गए थे चुनाव, आचार्य कृपलानी जीते थे। तो वो जो उपचुनाव थे, वो उपचुनाव एक तरह से जनता के मिजाज का, मूड का बैरोमीटर थे। और उनके आधार पर लोगों को लगा था कि आप गैर कांग्रेसवाद का सिक्का जो है, वो एक तरह से उपचुनाव जिस तरह उम्मीदवार खड़े किए गए थे वो गैर कांग्रेसवाद का रिहर्सल भी था। जी जी। और उसका नतीजा भी संसद में दिखाई पड़ा। आज के जमाने में उपचुनावों की जीत की कोई अहमियत नहीं रह गई है। आज वैसी बात नहीं है। अब उपचुनाव में कोई जीता, आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी की पहली जीत हुई थी, उसके बाद देश में जितने भी उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को झटका लगा था। तो सब लोगों ने कहा था कि क्षेत्रीय राजनीति जो है वो भाजपा के खिलाफ होने जा रही है, वो नरेंद्र मोदी की लोकसभा की जीत को प्रतिसंतुलित कर देगी, वो काउंटर बैलेंसिंग फोर्स का काम करेगी। लेकिन ये नहीं हुआ। तो उपचुनाव के आधार पर हम राजनीति का कोई बड़ा मतलब नहीं निकाल सकते। जी जी। ठीक है, उपचुनाव में कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा स्थानीय मुद्दे, यहां तक कि अब स्थिति मैं तो ये कहूंगा कि उपचुनाव में जब प्रभुत्वशाली पार्टी हार जाती है तो अगर वो उसका नेता बुद्धिमान है तो उससे वो चेतावनी ग्रहण करता है और बड़े चुनावों में तमाम गलतियों को दुरुस्त करके फिर से लड़ता है। एक तरह से उपचुनाव की जीत का उसको कुल मिला के लाभ हो जाता है। वो एक तरह की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जी हाँ, लोग कहते हैं उसको कोर्स करेक्शन करते हैं। हाँ, कोर्स करेक्शन कर देता है। नहीं, और मैं याद दिला दूं दर्शकों को, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने, वो अपने यहाँ हार गए भाई। उनका लोकसभा का जो बाय इलेक्शन था उसमें हार गए थे। खैर, अब एक बड़ी घटना हुई है प्रोफेसर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन 2 जजमेंट दिए, दोनों अलग अलग जजमेंट थे। हम लोग अलग अलग बात भी करेंगे। एक जजमेंट उन्होंने अडानी प्रकरण में एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और उस कमेटी सेबी के कैसे रेगुलेट करती है और उसकी क्या क्या कमियां हैं और क्या वो होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। मेरा सिर्फ आपसे प्रश्न यह है कि सेबी के ऊपर पहले से यही यह है कि जुलाई 2021 से वो एक इंक्वायरी चला रही है जिसका अभी तक उसने फाइनल नहीं किया अडानी के प्रकरण में। अब सुप्रीम कोर्ट एक अगर 6 सदस्यीय कमेटी बना भी देता है तो वो तो उसी से सेबी से कह रहा है कि तुम अपनी जांच करो। तो ये तो जरा फार फेच्ड है कि सेबी खुद ही जांच करके बताएगा कि मैं यहां गलत था। और या भट्ट साहब जो एसबीआई के चेयरमैन साहब हैं, वो अपने ही बैंक में बताएंगे लोगों को कि नहीं एसबीआई ने गलत किया था। तो ये, क्योंकि लोग ये अडानी प्रकरण की जांच नहीं हो रही, ये तो केवल रेगुलेटर्स की हो रही। थोड़ा इस पे एक आपसे क्लैरिटी चाहते थे। मैं अब आज का आपने कल की और आज की स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट देखी? जी जी। कल भी अडानी के शेयरों में बढ़ोतरी हुई थी,
आज भी अडानी के शेयरों में बढ़ोतरी हो रही है, नए नया 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 पूंजी निवेश उनके पूरे घराने में हो रहा है, और उससे फिर से वो जो सिलसिला उनके शेयरों के गिरने का था, वो सिलसिला न केवल थम गया है, बल्कि मुझे लगता है कि वो सिलसिला धीरे धीरे उलटने वाला है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के दबाव में या उसके प्रभाव में जो अडानी के शेयर लगातार गिरे, असाधारण रूप से गिरे, जिससे उनकी रातों की नींद भी उड़ गई होगी, और खासतौर से भाजपा में भी काफी चिंता व्याप्त हो गई, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो सिलसिला अब पलट रहा है। तो आप ये खुद ही बता रहे हैं कि 2021 से अडानी के खिलाफ सेबी एक जांच कर रहा है, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। ये सेबी का पुराना रिकॉर्ड है। सेबी एक एक जांच को इतने इतने दिन तक करता है। उसका कोई, रिलायंस के खिलाफ भी उसने ऐसा ही किया था। सभी जितनी भी शिकायतें उसके पास जाती हैं, वो शिकायतें आप समझ लीजिए वो हवा में लटक जाती हैं और त्रिशंकु की तरह लटकी रहती हैं, और सेबी की जांच धीरे धीरे चलती रहती है। वो, मेरा मानना यह है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा इनइफेक्टिव, सबसे ज्यादा बेअसर रेगुलेटर है सेबी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद हो गई। सुप्रीम कोर्ट कभी हमारी उम्मीदें पूरी करता है, कभी हमारी उम्मीदें पूरी नहीं करता है। तो जब उम्मीदें पूरी करता है तो हम लोग बहुत सोचने लगते हैं कि अब लोकतंत्र को बचा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनके बाहर खड़ा हुआ है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, उनके भीतर क्या है? उनके भीतर कार्यपालिका है, उनके भीतर विधायिका है। न्यायपालिका उसके बाहर खड़ी हुई है। न्यायपालिका के जरिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए, या सुप्रीम कोर्ट बहुत छोटी सीमा तक ही लोकतंत्र के अंदर संशोधन किए जा सकते हैं। अब चुनाव आयोग के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला, उसकी बहुत जबरदस्त तारीफ हो रही है, और तारीफ की भी जानी चाहिए, तारीफ गलत भी नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, संविधान की धारा 324 है। संविधान की धारा 324 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद का ये आदेश जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से बदल दिया है, उसमें संशोधन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। यानी संविधान की जो हिदायत थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। तो ये इस पे ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का काम तो संविधान ने जो प्रावधान किए हैं उन प्रावधानों का उल्लंघन ना हो। सुप्रीम कोर्ट काम संविधान संशोधन करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम उन प्रावधानों का उल्लंघन ना हो, उसके ऊपर निगरानी रखना है जी। यहां पे हुआ यह है कि संविधान के एक प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। चलिए, अब इस तकनीकी बात को एक तरफ रख देते हैं। उसी प्रावधान में यह भी लिखा हुआ है कि सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे उस समय तक जब तक संसद इसके ऊपर कानून न पारित कर दे, संसद इसके संबंध में एक कानून न बना दे। तो अब 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी। संसद ने आज तक तो इस पर कानून बनाया नहीं। तरह तरह की सरकारें इस देश में रह चुकी हैं। 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, अब पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार है, 6 साल पहले ही भाजपा की सरकार रह चुकी है, बीच में गठजोड़ सरकारें रही। देश की ऐसी कोई पार्टी नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो इन सरकारों में शामिल ना रहा हो किसी न किसी रूप में। लेकिन आज तक तो संसद ने सुप्रीम कोर्ट के इस प्रावधान के मुताबिक वो कानून नहीं बनाया जिस कानून के जरिए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरीके से सरकार के दबाव से, सरकार के प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त हो जाने थे, और एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग को अपना वजूद ग्रहण करना था। ये काम आज तक नहीं किया गया जी। और सुप्रीम कोर्ट जब ये परिवर्तन करता है, चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया में परिवर्तन करता है, तो वो एक तरह से इस बात को रेखांकित करता है कि भाई संसद को अब कानून बनाना चाहिए जल्दी से जल्दी।
लेकिन जब अभी तक नहीं 70 साल से ही काम नहीं हुआ तो किस बात की क्या गारंटी है? आज तक इसकी मांग भी नहीं उठी आज तक। मैंने तो अपने पिछले 30-35 साल के सार्वजनिक जीवन में, जब मैं राजनीति के ऊपर ध्यान रखता हूं, और आपको याद होता तो बताइए कभी किसी ने इसकी मांग उठाई हो? सब ठंडे ठंडे चल रहा है इसी तरीके से। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैंने इस अभी जो आदेश आया उसको ठीक से पढ़ा। हाँ। इन्होंने अब वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि उसी को कवर करने के लिए इन्होंने इसको इंटरिम ऑर्डर कहा है। इन्होंने कहा है ये ऑर्डर तब तक है जब तक आप कानून बना ना दें। तो वो शायद जी, आपकी बात सही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल ये कह रहा हूं, मैं आयोग के गठन की जो विधि लिखी हुई थी उस विधि के एक हिस्से को, यानी वो हिस्सा तो अभी कायम है कि जब तक संसद कानून ना बना दे, उससे पहले के हिस्से को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। पहली बात तो ये है, इसको हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बात आमतौर पर होती नहीं है इस तरह की। सुप्रीम कोर्ट संविधान के प्रावधानों को बदलता नहीं है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद बहुत बुद्धिमानी का परिचय दिया है और उसने सरकार के सामने, सरकार को की वो कोई निंदा नहीं की है, कोई चुनौती नहीं दी है सरकार को, और किसी किस्म की कोई सरकार को नीचा सरकार को उसके इस फैसले से नीचा नहीं देखना पड़ा, क्योंकि उसमें जो एक खास बात हो गई है कि विपक्षी दल हो या संसद में सबसे बड़े दल का जो नेता हो वो हो। अभी आज ही एस.वाई. कुरैशी साहब ने, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, उसमें उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे भी इसी नामांकन इसी विधि से नियुक्त किया गया था, लेकिन मैं आज भी ये मानता हूं, वो पहले भी कह चुका हूं, कि अगर मेरे नियुक्ति पत्र के ऊपर भारत के विपक्षी दल के नेता का, प्रमुख विपक्षी दल के नेता के भी हस्ताक्षर होते तो मेरी नियुक्ति अधिक स्वायत्त और अधिक बेहतर होती। तो उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है। अब इसमें यह भी है कि सरकार जो उन्हें नाम देगी, उन्हीं नामों में से वो ये कमेटी तय करेगी। जी। तो इस फैसले पर खुश होने की जरूरत है, लेकिन केवल एक सीमा तक ही। जी। प्रोफेसर साहब, एक और बहुत बड़ी एक घटना हुई है। आम आदमी पार्टी में एकदम से अरविंद केजरीवाल को उद्धव ठाकरे की याद आई। पूरे दल बल को लेके वो बंबई गए, उनके घर पे मिले, भगवंत मान, मतलब पूरा आम आदमी पार्टी का वो था। और उसी के तुरंत बाद ये शुरू हो गया मनीष सिसोदिया साहब की गिरफ्तारी, और अप्रत्याशित रूप से मुझे भी अजीब सा लगा 5 दिन की उनकी जुडिशियल रिमांड, माफ कीजिएगा, पुलिस रिमांड या सीबीआई के ये अब कुछ चीजें ड्रॉ कर रही हैं साफ साफ कि ये 2024 की बैटल रॉयल्स भी ड्रॉ हो रही हैं, और शायद आम आदमी पार्टी को भी अपने को रीथिंक करना पड़ रहा है कि उसको अलाई किसके साथ होना है, क्योंकि बिना अलाइनमेंट के शायद मुश्किल होगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात कर रहा हूं। देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का एक मतलब तो सीधा सीधा मेरी समझ में आता है, और वो मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनाव में नहीं हरा सकती है, जब समझ जाती है कि अब इस पार्टी को चुनाव में हराना लगभग असंभव है, उसको वो दूसरे तरीकों से गिराने की कोशिश करती है। वो आम आदमी पार्टी के बारे में हो रहा है। आम आदमी पार्टी मुतवातिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव में हराती है, जब उसने महानगर पालिका का चुनाव भी जीत लिया, तो स्थानीय तौर पर भाजपा दिल्ली की राजनीति से पूरी तरीके से बाहर हो गई। अब दिल्ली की राजनीति के किसी भी मोर्चे पर भाजपा का कब्जा नहीं है। पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने भाजपा को बाहर कर दिया। आप किसी भी चुनाव विशेषज्ञ से पूछें, आप किसी भी राजनीति की जानकारी रखने वाले से पूछें, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता से अंदर खाने पूछें कि क्या अगला चुनाव भाजपा आम आदमी पार्टी के मुकाबले विधानसभा में जीत सकती है? सब लोग कहेंगे कि नहीं जीत सकती। लोकसभा में जीत सकती है, लोग कहेंगे, लेकिन विधानसभा में नहीं जीत सकती। कोई भी नहीं मानेगा इस बात। तो ये जो, और दूसरे जो विपक्षी दल हैं, उनके भी इस घटना को लेकर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर उनके भी कान खटके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने में भाजपा कामयाब हो गई केंद्रीय एजेंसियों के जरिए, भाई आपने स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल रखा है, तो आपने शिक्षा और वित्त मंत्री को भी जेल में डाल दिया। अगर कामयाब हो गई तब तो फिर ये एक पैटर्न बन जाएगा कि जहां पे भाजपा चुनाव नहीं जीत पाएगी, वहां पे वो किसी भी सरकार को पहले तो राज्यपाल के जरिए नहीं काम करने देगी, और उसके बाद वो केंद्रीय एजेंसियों के जरिए नहीं काम करने देगी।
भाई वो तो किसी भी चीज के ऊपर संदेह किया जा सकता है, सरकार के किसी भी फैसले के ऊपर संदेह किया जा सकता है, संदेह के आधार पर पुलिस में रिपोर्ट लिखी जा सकती है, रिपोर्ट लिखने के आधार पर राज्यपाल के जरिए उसकी सीबीआई जांच की अनुमति दी जा सकती है, और उसके बाद में फिर केंद्रीय एजेंसियां व्यस्त हो जाएंगी उस सरकार को सरकार का मिजाज दुरुस्त करने में। तो ये एक पैटर्न बन जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी को इस सवाल पर सहयोग दिया है। आम आदमी पार्टी भी विपक्षी एकता की जो अरविंद केजरीवाल की रणनीति थी, जिसमें पहले वो कहते थे कि हम कांग्रेस को हम भाजपा को गिराने के नाम पर ही केवल विपक्षी एकता में शामिल होने के उत्सुक नहीं है, इसके ऊपर जाहिर है कि उन्हें दोबारा थोड़ा सोचना पड़ेगा, और वो सोच भी रहे हैं उसके ऊपर। तो विपक्षी एकता में पहले के मुकाबले अधिक उत्सुक होकर विपक्षी एकता की प्रक्रिया में भाग लेना चाहेंगे। हालांकि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि उन्हें विपक्षी एकता की प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाए। जी, मैं एक और बात, अभी बहुत बड़ी घटना मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो थोड़ा अच्छा ये मुझे लगा कि किसी राजनेता को इस लायक समझा गया कि उनको एक कैम्ब्रिज में बुला के राहुल गांधी से कहा गया कि भाई आप एज गेस्ट फैकल्टी एक लेक्चर दीजिए। वो हो सकता है बहुत छोटी बात हो, लोग कहें कि नहीं ये तो सभी को बुला लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के किसी नेता को इस लायक तो समझा गया, तो मैं उसको उस दृष्टि से देखता हूं कि आप खुद पढ़ाए। अब एक नई कंट्रोवर्सी हो रही है। राहुल गांधी ने पहले भी इस तरह के कुछ भाषण विदेशी विश्वविद्यालयों में दिए हैं जी। अब मुझे तारीख याद नहीं है और विश्वविद्यालयों के नाम भी ठीक से याद नहीं है। राहुल गांधी पहले भी वहां पर बोलते रहे। नहीं, शायद वो मेरे ख्याल में एज प्रोफेसर साहब वो एज गेस्ट बुलाए जाते हैं, इस बार एज फैकल्टी उनको बुलाया गया है कि आप फैकल्टी, और ये शायद सिलसिला ये है कि आप कितने लेक्चर देंगे और एक सेशन में कुछ इस तरह की ये अनुबंध टाइप है। की जांच नहीं की है उनको किस हैसियत से बुलाया गया है और उनको बुलाने वाली संस्था कौन सी है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है विदेशी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी के कई हिस्से होते हैं और उसमें से कौन सा हिस्सा बुला रहा है, पूरी फैकल्टी बुला रही है, किस तरीके से बुलाया जा रहा है, उस निमंत्रण का महत्व क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए प्रिंट मीडिया ने जिस तरीके से राहुल गांधी का भाषण जो है वो अंदर के पेजों में छापा है उस अंग्रेजी अखबारों में, वरना अगर किसी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े विश्वविद्यालय में किसी नेता को बुलाया जाए और वो वहां की पूरी फैकल्टी को संबोधित, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की फैकल्टी को संबोधित करना बहुत बड़ी बात है, तो उसको ज्यादा महत्व मिलता है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से अंदर के छापा गया है उस तरह उसकी वजह उसके कारण मुझे लगता नहीं है कि ये इसका संस्थागत महत्व इतना ज्यादा है। जी नहीं प्रोफेसर, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था कि एक जनरल ये कहा जा रहा है कि नहीं यहाँ पे विदेश में मोदी जी को भी बुलाया गया है और लालू जी को भी बुलाया गया था, लेकिन जो मुझे जितना समझ है मोदी जी को एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लालू जी को एज रेल मंत्री जो एमआईटी में जब वो गए थे और एक बार बोले थे, उनको उस पद की वजह से बुलाया गया था, एज एन इंडिविजुअल नहीं बुलाया गया था। और मैं एक दूसरा एक इसी के साथ क्वेश्चन है, अब ये कहना कि उन्होंने विदेश की धरती पे भारत की बेइज्जती की, ये भी थोड़ा एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे। नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानता। विदेश की धरती पर भारत, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप दुनिया की किसी भी धरती पर हों, आप भारत के नागरिक ही हैं और भारत की राजनीति पर अपने मत के हिसाब से आपको टीका टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, वो तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अभी उन्होंने इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा की। मैं जो किसी भी पार्टी में नहीं हूं और मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है और हम दोनों कहीं जाएं तो क्या हम वहां पर सार्वजनिक रूप से भारत सरकार की आलोचना नहीं कर सकते? इससे हम भारत की छवि खराब करेंगे। इसका मतलब हो गया कि असहमति की ये साबित करने की सरकार कोशिश कर रही है कि आपकी असहमति की सीमाएं हैं और आपकी असहमति, आप भारत के बाहर असहमति, अगर भारत के बाहर आप मजबूर है सरकार की तारीफ करने के लिए, कोई मजबूर नहीं है भारत सरकार की तारीफ करने के लिए। दूसरी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी इस मसले में, वो मैं आपको बताता हूं। जब नरेंद्र मोदी ने बहुत महंगा वाला कोट पहना था तो राहुल गांधी ने उनके लिए कहा था सूट बूट की सरकार, याद है आपको? तो वो फिक्रा तेजी से मोदी जी के दिल में लगा था और मैं मानता हूं मोदी जी ने उसके बाद से अपने आप को री इन्वेंट करना शुरू किया और उन्होंने अपनी नई छवि बनानी शुरू की मोदी जी। अब राहुल गांधी वहां कैम्ब्रिज में गए हैं, यहाँ तो वो कुर्ता भी पहनते हैं, पजामा भी पहनते हैं या साधारण कैजुअल्स में कपड़ों में रहते हैं। कैम्ब्रिज में गए हैं तो वहां पर बाकायदा जो
नीली हल्की नीली शर्ट और उसके ऊपर सूट और टाई और उस तरीके से गए। तो मुझे लगता है कि वहां पर जाकर भी, कैम्ब्रिज में जाते समय भी या किसी विदेशी मंच पर जाते समय भी उन्हें अपनी जो पोशाक है, उस वहां देखना चाहिए। वहां मुझे लगता है उनको बंद गले का कोट पहन के जाना चाहिए जी 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 या कुछ और जी इस तरीके की पोशाक पहन के जाना चाहिए था जहां पे वो अधिक एक अंग्रेजी बाबू ना लगते। जी। मैं एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि वो मन का यह है कि इसमें भी अभी स्टालिन साहब का जन्मदिन मना 70वां 28 फरवरी को, शायद उसी दिन नीतीश जी का भी जन्मदिन था। और स्टालिन साहब ने उसमें 4-5, ज्यादा बड़ा नहीं था, 4-5 लोगों को बुलाया, जिसमें मुख्य रूप से अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी थे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कोई थर्ड फ्रंट की बात नहीं, ये केवल एक ही फ्रंट होगा। और जो लोगों के मन में थोड़ा एक ये था कि भ्रम था, उसको उन्होंने दूर किया। और ये अखिलेश यादव और तेजस्वी जी को बिठा के उन्होंने इस बात को कहा है। मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी इस पे भी कि स्टालिन जी का एक रोल बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि वो यूपीए के जो भी है, मतलब वो यूपीए के साथ वाले घटक में है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने अपनी भूमिका छत्तीसगढ़ में रायपुर महाधिवेशन में बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि विपक्षी एकता के बारे में कांग्रेस क्या सोचती है। उनसे जो कांग्रेस से जो उम्मीद की जा रही थी कि वो कोई सारे देश में भाजपा के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार कैसे खड़े किए जाएं, इसके बारे में अपनी रणनीति पेश करेगी, लेकिन कांग्रेस ने कह दिया भाई हम तो अभी यूपीए के भरोसे जो है और बाद में आगे जाके देखेंगे, फिलहाल तो हम यूपीए को ही मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड फ्रंट के पूरे तीसरे मोर्चे के पूरे विचार को कांग्रेस ने खारिज कर दिया और उसी में सुर स्टालिन ने मिलाया है, क्योंकि वहां पे तमिलनाडु में उनका गठजोड़ कांग्रेस के साथ ही होना है और तो राष्ट्रीय स्तर पर भी वो उसी तरीके से सोचेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये जो नीति अपनी बनाई है, ये नीति धीरे धीरे इस विधानसभा चुनावों के वर्ष में धीरे धीरे और मजबूत होगी। मैं भी देखना चाहूंगा कि कांग्रेस यूपीए को कैसे मजबूत करती है। ये कोई आसान काम नहीं है यूपीए को मजबूत करना। जी, तो उसके हमारे हिसाब से तो उसकी चाबी कर्नाटक में है। अगर कर्नाटक की चाबी उनसे खुल गई, ताला खुल गया, तो बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। ताला केवल कर्नाटक नहीं, मैं मानता हूं कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अगर कांग्रेस ने इन 4 राज्यों को नहीं जीता, ठीक से नहीं जीता, तो फिर कांग्रेस की जो दावेदारियां हैं विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की दावेदारी, 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की दावेदारी, वो दावेदारियां कांग्रेस कहती रहेगी उन बातों को, लेकिन बहुत कमजोर हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दुबे। और एक बात रह गई थी, अगले उसमें कभी करेंगे। मुझे लगता है कि अडानी जी का जो बेताल है वो इतनी जल्दी उतरने वाला नहीं है। आगे कभी इस पे भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अडानी जी तो अभी रेलेवेंट रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।